नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा का अध्याय 11। इसका नाम है प्रकृति की अमूल्य संपदा। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण पाठ को पढ़ाया था, उसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा। भूमि और सूर्य के लिए विद्यालय की छुट्टियां सदैव मनोरंजक होती हैं। इन छुट्टियों में वे अपनी अज्जी यानी दादी के घर गए हैं। अज्जी पश्चिमी घाट के जंगल के किनारे एक गांव में रहती है। वहाँ की हवा नगर की अपेक्षा अधिक ताज़ी और ठंडी होती है। वे अपने आसपास सुंदर पहाड़ियों, झरनों और कई रोचक पौधों, जंतुओं और पक्षियों को देख सकते हैं। एक दोपहर भूमि और सूर्या अज्जी से उस स्थान के विषय में और जानकारी देने का निवेदन करते हैं। अज्जी कहती हैं, बच्चों क्या आप जानते हैं कि इस जगह प्रकृति की अनेक संपदाएं हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। यहाँ की हवा शुद्ध, ताज़ी एवं स्फूर्तिदायक है। यहाँ की मृदा इतनी उपजाऊ है कि यह विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ अच्छी धूप आती है जो अनेक प्रकार से उपयोगी है। विभिन्न प्रकार के वृक्ष भिन्न भिन्न पक्षियों और कीटों सहित अनेक जंतुओं को भोजन एवं आश्रय प्रदान करते हैं। क्या आप प्रकृति की ऐसी कुछ और संपदाओं के विषय में सोच सकते हैं? ये देखिए कितना हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, पानी है, पशु हैं और ये दादी का घर है। तो यहाँ पर हम जानेंगे वायु के बारे में। एक सुबह भूमि और सूर्या अज्जी को कुछ श्वास संबंधी व्यायाम करते हुए देखते हैं। अज्जी उन्हें भी व्यायाम करने के लिए बुलाती है। वे कहती हैं, मैं गहरी सांस ले रही हूँ और बाहर छोड़ रही हूँ। यह क्रिया फेफड़ों में शुद्ध हवा लेने में सहायक है और हमें स्वस्थ रखती है। भूमि और सूर्या भी अज्जी के साथ बैठ जाते हैं और गहरी सांस लेने की क्रिया करते हैं। क्रियाकलाप दिया गया है यहाँ पर। इसमें सावधानी ये करनी है कि अपनी श्वास को इतनी देर तक मत रोकिए कि आपको असहज लगने लगे। आगे है, हम भोजन अथवा जल के बिना तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु ऑक्सीजन के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। प्रतिशत प्रत्येक 100 में से अंशों की संख्या है। इसे प्रतिशत संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें हैं 1%। ये है वायु का संगठन। यहाँ क्रियाकलाप है फिरकी बनाना और उसे सजाना। इस तरह से फिरकी बनाएंगे। यह है पवन चक्की फार्म। तमिलनाडु का मुपमंडल पवन चक्की फार्म, राजस्थान के जैसलमेर का पवन चक्की पार्क और महाराष्ट्र का ब्रह्मवेल पवन चक्की फार्म हमारे देश के प्रमुख पवन चक्की फार्म है। अपने देश में पाए जाने वाले अन्य पवन चक्की फार्म के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। जल, यहाँ जल के बारे में बताया गया है। हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। आइए पता लगाएं कि जल के लिए जल से हम क्या क्या कार्य करते हैं। वर्षा जल संचयन, पानी को इकट्ठा कैसे करना है। बावड़ी, तुरजी का झालरा, जोधपुर, राजस्थान। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका महत्व पता लगाते हैं। सूर्य से ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है तो पौधे उससे अपना भोजन बनाते हैं, हम कपड़े सुखाते हैं। आगे और भी चीज़ें यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम सूर्य की ऊर्जा से क्या क्या करते हैं। इस गाय को देखो, यह घास खा रही है और उससे ऊर्जा प्राप्त कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि इस गाय को ऊर्जा सूर्य से मिल रही है। गाय धूप में खड़ी है परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे सूर्य से ऊर्जा मिल रही है।
गाय घास खा रही है, घास को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, अतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। इस प्रकार गाय को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके अनुसार किसका कथन सही है और क्यों? सौर ऊर्जा का उपयोग। अब आगे है वन। एक बड़े वन क्षेत्र को काटने से क्या परिणाम होते हैं? अपनी प्रस्तुति बनाइए। तो यहाँ पर बताना है कि अगर हम एक पेड़ को काटें तो क्या क्या नुकसान होंगे। भारत में प्राचीन काल से ही वनों का आदर, रक्षण और संरक्षण करने की परंपरा रही है। पवित्र उपवनों के बारे में आप पहले ही सजीव जगत में विविधता पाठ में पढ़ चुके हैं। पेड़ों की कटाई को रोकने और इस प्रकार वनों को बचाने के लिए सामान्य लोगों द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन एक ऐसा ही प्रयास है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड में हुई। इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्होंने पेड़ों को घेर लिया और उनसे लिपट गईं। मृदा, चट्टानें और खनिज। साग बोने के लिए मृदा की तैयारी। सावधानी, विभिन्न स्थानों की मृदा को छूने के उपरांत अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना याद रखें। कभी कभी जिस मृदा में कचरा होता है उसमें ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। यहाँ पर हो रही है जुताई, बैलों से कर रहे हैं। यह है छत बनाने के लिए चट्टानों का उपयोग, ईंट बनाने के लिए लैटराइट का प्रयोग। यह है हस्त कुल्हाड़ी। यह है पत्थर से बने तीर, शीर्ष, संगमरमर का खनन। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सोना, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ खनिज। यह है जीवाश्म ईंधन। सूर्य विभिन्न प्रकार के वाहन अलग अलग ईंधन स्टेशन पर क्यों जाते हैं? इसका कारण है कि वे विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए पेट्रोल और डीजल। क्रियाकलाप है यहाँ पर। कोयले, लकड़ी और गोबर के उपलों का ईंधन के रूप में उपयोग पहले भोजन बनाने के लिए किया जाता था। अब प्रदूषण कम करने वाली प्राकृतिक गैस एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस धीरे धीरे इसका स्थान ले रही है। यहाँ पर देखिए, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय। हमारे उपयोगी संसाधन। अब है प्रमुख शब्द। वायु, पेट्रोलियम, वर्गीकृत, कोयला, वर्षा जल संचयन, अनुभव करना, वन, नवीकरणीय संसाधन, अन्वेषण करना, जीवाश्म ईंधन, संसाधन, जांच करना, मानव निर्मित संसाधन, चट्टानें, अवलोकन, प्राकृतिक गैस, मृदा, सर्वेक्षण, प्राकृतिक संसाधन, सूर्य, अनवीकरणीय संसाधन, जल। सारांश, अधिकांश संसाधन जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं वे प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन वन, वायु, जल, मृदा, चट्टानें, खनिज, जीवाश्म ईंधन और सूर्य से ऊर्जा है। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधनों और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे संसाधन जिनकी पूर्ति एक उचित अवधि के भीतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित मात्रा में होता है और जिनकी पूर्ति उचित अवधि के भीतर होती है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मानव सहित सभी सजीव अपने जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, इसलिए हमें उनका विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए। आइए और सीखते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न अभ्यास है। सोलह प्रश्न है इसमें, और भी सीखें।
तो चलिए अब हम इसके करते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, आइए हम अपनी शिक्षा को बढ़ाएं। चित्र 11.9 में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित आइटम दिखाए गए हैं, उन्हें उनके अव्यवस्थित नामों से मिलाएं। एक और तालिका बनाएं और इन संसाधनों के नाम लिखें। इन संसाधनों को नवीकरणीय या गैर नवीकरणीय के रूप में वर्गीकृत करें। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो इन्हें हम इस तरह से इनका मिलान करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, नल का मिलान होगा इससे, दूसरा है पवन चक्की, इसका मिलान होगा इससे, तीसरा है वन का मिलान होगा इससे, और लास्ट में ये है पत्थर, इसका मिलान होगा इससे। प्रश्न 2, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। यदि असत्य हैं तो उन्हें सही करें। पहला है, प्रकृति में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी संसाधन मौजूद हैं। पहले का उत्तर है, प्रकृति में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी संसाधन मौजूद हैं। ये झूठ है। व्याख्या, प्रकृति में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी संसाधन मौजूद नहीं हैं। कुछ संसाधन सीमित हैं और उन्हें सावधानीपूर्वक प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। दूसरा है, मशीनें प्रकृति में पाई जाने वाली संसाधन हैं। ये गलत है। व्याख्या, मशीनें प्रकृति में नहीं पाई जाती हैं, वे मानव निर्मित संसाधन हैं। तीसरा है, प्राकृतिक गैस एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। ये सही है। स्पष्टीकरण, यह कथन सत्य है। प्राकृतिक गैस एक गैर नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसकी पुनः पूर्ति शीघ्रता से नहीं की जा सकती। नंबर 4, वायु एक नवीकरणीय संसाधन है। ये सत्य है। स्पष्टीकरण, यह कथन सत्य है। हवा को एक नवीकरणीय संसाधन माना जाता है क्योंकि इसका प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इसकी निरंतर पूर्ति होती रहती है। प्रश्न 3, सबसे उपयुक्त विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरें। पहला है, एक ईंधन जो आमतौर पर स्कूटर या बाइक जैसे दोपहिया वाहनों में उपयोग किया जाता है, वह क्या है? कैरोसिन, बी पेट्रोल, सी डीजल, घ LPG। इसका उत्तर है, एक ईंधन जो आमतौर पर स्कूटर या बाइक जैसे दोपहिया वाहनों में उपयोग किया जाता है वह है पेट्रोल, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा प्रश्न है इसका, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। कोयला, बी पानी, घ प्राकृतिक गैस, घ पेट्रोल। इसका उत्तर है, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है जल। प्रश्न 4, निम्नलिखित को नवीकरणीय या गैर नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत करें। कोयला, प्राकृतिक गैस, वन और खनिज। उत्तर है, कोयला गैर नवीकरणीय, प्राकृतिक गैस गैर नवीकरणीय, वन नवीकरणीय, खनिज गैर नवीकरणीय। प्रश्न 5, हम क्यों कहते हैं कि पेट्रोलियम एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? इसका उत्तर है, पेट्रोलियम को गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है क्योंकि यह प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेषों से लाखों वर्षों में बहुत धीरे धीरे बनता है। एक बार निकाले जाने और उपयोग किए जाने के बाद इसे मानव समय सीमा के भीतर फिर से नहीं भरा जा सकता। खपत की दर नए भंडार बनने की दर से कहीं अधिक है, जिससे यह लंबे समय में सीमित और अस्थिर हो जाता है। प्रश्न 6, जंगलों को फिर से उगाना कठिन है। इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। उत्तर है, वनों को पुनः उगाना कठिन है क्योंकि जंगलों को परिपक्व होने में कई साल लगते हैं, विकास की प्रक्रिया धीमी है और एक जंगल को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में दशकों या सदियों का समय लग सकता है। आगे, जटिल पारिस्थितिक तंत्र। वन विविध पौधों और जानवरों की प्रजातियों वाले जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। वन की पूरी जैव विविधता को बहाल करना चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आगे है, मृदा और जलवायु। शरित भूमि में मृदा की गुणवत्ता खराब हो सकती है या प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति हो सकती हैं, जो नए वृक्षों के विकास और वन पुनर्जनन में बाधा उत्पन्न करती है। प्रश्न 7, 5 दैनिक गतिविधियों की सूची बनाइए जिनमें आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं।
ऐसे तरीके सुझाएं जिनसे आप उनका प्रयोग कम कर सकते हैं। उत्तर है कार चलाना, पेट्रोल या डीजल का उपयोग कम करें, उपयोग कारपूल करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, बाइक चलाएं या पैदल चलें। बिजली का उपयोग कोयला, प्राकृतिक गैस या अन्य संसाधनों से उत्पन्न। उपयोग कम करें, उपयोग में न होने पर लाइटें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विचार करें। पीने का पानी, प्राकृतिक स्रोत उपयोग कम करें। जल बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करें। लीक को ठीक करें तथा जल संरक्षण तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे कम समय तक स्नान करें तथा डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन में पूरा पानी भरें। खाना पकाना, गैस या बिजली का उपयोग कम करें। कई बार खाना पकाएं, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें तथा बचे हुए भोजन का उपयोग करें। कपड़े धोना, पानी और बिजली का उपयोग कम करें। कपड़ों को पूरी क्षमता में धोएं, जहां तक संभव हो ठंडे पानी का उपयोग करें तथा ड्रायर का उपयोग करने के बजाय कपड़ों को हवा में सुखाएं। आगे है प्रश्न 8, वायु की उपस्थिति के कारण संभव 4 गतिविधियों की सूची बनाइए। उत्तर है श्वास, मनुष्य और पशुओं के अस्तित्व के लिए आवश्यक। उड़ान, हवा, पक्षियों, हवाई जहाज़ों और अन्य उड़ान वाली वस्तुओं को आकाश में उड़ने की अनुमति देती है। पवन ऊर्जा उत्पादन, पवन टरबाइन बिजली उपकरण उत्पन्न करने के लिए हवा की गति का उपयोग करते हैं। परागन, वायु धाराएं एक फूल से दूसरे फूल तक पराग के लिए वितरण में मदद करती हैं, जिससे पौधों का प्रजनन आसान हो जाता है। प्रश्न 9, आप अपने इलाके के हरित क्षेत्र को बढ़ाने में किस तरह योगदान दे सकते हैं? किए जाने वाले कार्यों की एक सूची बनाएं। इसका उत्तर है पेड़ लगाएं। अपने समुदाय में पेड़ लगाने के अभियान में भाग ले सकते हैं और उसका आयोजन कर सकते हैं। स्थानीय हरित पहलों का समर्थन करें। स्थानीय पर्यावरण समूहों में शामिल हों या सामुदायिक हरित परियोजनाओं का समर्थन करें। बगीचों का रख रखाव, अपने बगीचे या सामुदायिक हरित स्थानों में पौधे उगाएं और उनका रख रखाव करें। दूसरों को शिक्षित करें। पेड़ों और हरित स्थानों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। वनों की कटाई से बचें। वनों की कटाई के खिलाफ वकालत करें और टिकाऊ भूमि उपयोग प्रथाओं का समर्थन करें। दिए गए चित्र में हम देखते हैं कि भोजन पक रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। नंबर 1, खाना पकाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है? उत्तर है चित्र में खाना पकाने के लिए उपयोग की जा रही ऊर्जा सौर ऊर्जा है, जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। नंबर 2, खाना पकाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करने का एक लाभ और एक दोष बताइए। इसका उत्तर है लाभ। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह खाना पकाने के दौरान किसी भी हानिकारक गैस या प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करता। दोष, सौर ऊर्जा से खाना पकाना सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है, इसलिए इसका उपयोग रात में या बादल वाले दिनों में नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी उपलब्धता और स्थिरता सीमित हो जाती है। प्रश्न 11, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मिट्टी की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। आपके अनुसार ऐसा क्यों है? इसका उत्तर है पेड़ों को काटने या वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण होता है, क्योंकि पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को बांधती हैं, उसे अपनी जगह पर रखती हैं और छतरी मिट्टी की सतह पर बारिश के प्रभाव को कम करती है। पेड़ों के बिना मिट्टी ढीली हो जाती है और बारिश से आसानी से बह जाती है। इससे इसकी उर्वरता कम हो जाती है और यह कटाव के लिए प्रवण हो जाती है। प्रश्न 12, मानवीय गतिविधियों से वायु प्रदूषित होने के 2 तरीके बताइए। वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करने वाला कोई एक उपाय सुझाइए। उत्तर है जीवाश्म ईंधन जलाना। वाहन, कारखाने और बिजली संयंत्र कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें हवा में निकलती हैं, जो वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं। औद्योगिक उत्सर्जन, कारखाने वातावरण में रसायन, धुआं और कण पदार्थ सहित प्रदूषक छोड़ते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आगे, वायु प्रदूषण कम करने के लिए कार्रवाई। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और औद्योगिक उत्सर्जन में कमी लाने से वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।
प्रश्न 13, एक परिवार बिजली बनाने के लिए सौर पैनल, खाना पकाने के लिए गैस स्टोव और कुएं से पानी निकालने के लिए पवन चक्की का उपयोग करता है। अगर एक हफ्ते तक सूरज की रोशनी ना मिले तो क्या होगा? उत्तर है, यदि एक सप्ताह तक सूर्य की रोशनी ना मिले तो सौर पैनल बिजली उत्पन्न नहीं करेंगे, जिससे परिवार के लिए बिजली की कमी हो जाएगी। उन्हें अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे संग्रहित बिजली या बैकअप जनरेटर आवश्यकता होगी। गैस स्टोव और पवन चक्की सूर्य की रोशनी की कमी से प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए खाना पकाना और पानी पंप करना सामान्य रूप से जारी रह सकता है। प्रश्न 14, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरें। जीवाश्म ईंधन, वन, वायु, पेट्रोलियम, कोयला, जल और गैर नवीकरणीय संसाधन। उत्तर है, इसे हम इस तरह से लिख देंगे। प्रश्न 15, उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की मांग बढ़ रही है, इसलिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। क्या यह उचित है? चर्चा करें और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें। उत्तर है, औद्योगिक और आवासीय विकास के कारण पेड़ों की बढ़ती मांग एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंता को जन्म देती है। पेड़ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, ऑक्सीजन का उत्पादन करने, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि जिस तेज गति से पेड़ों का काटा जा रहा है वह चिंताजनक और असंतुलित है, जबकि उद्योग और आवासीय विकास आर्थिक विकास और शहरीकरण के लिए आवश्यक है। अंधाधुंध वनों की कटाई उचित नहीं है, इससे पर्यावरण का क्षरण होता है, वन्य जीवों के आवास नष्ट होते हैं और मिट्टी का कटाव होता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा। नवीकरण यानी नए पेड़ लगाना, पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग करना और पर्यावरण के अनुकूल भवन डिजाइन को शामिल करने जैसी संधारणीय प्रथाएं वनों की कटाई के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। शहरी नियोजन में जिम्मेदार वृक्ष प्रबंधन और हरित स्थानों को बढ़ावा देने की नीतियां भी आवश्यक हैं। इसलिए पेड़ों की कटाई केवल प्रभावी पुनर्नवीकरणीय रणनीतियों के साथ ही होनी चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। प्रश्न 16, अपने स्कूल में पानी का कम इस्तेमाल करने की योजना प्रस्तावित करें। इस योजना को लागू करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और इससे पर्यावरण को किस तरह मदद मिलेगी? उत्तर है, स्कूल में कम पानी का उपयोग करने की योजना। स्कूल में पानी के उपयोग को कम करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना, इस बहुमूल्य संसाधन को संरक्षित करके पर्यावरण को लाभ पहुंचाना। योजना के कार्यान्वयन के चरण। पहला है जल बचत उपकरण स्थापित करना। जल की बर्बादी को कम करने के लिए सभी नल, शौचालय और मूत्रालयों को कम प्रवाह वाले उपकरणों से सुसज्जित करना होगा। नंबर 2, लीक की मरम्मत करें। पानी के पाइपों, नलों और बाथरूमों में लीक की नियमित जांच करनी चाहिए तथा पानी की बर्बादी रोकने के लिए समय पर मरम्मत सुनिश्चित करें। आगे है छात्रों और कर्मचारियों को शिक्षित करेंगे। जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान चलाएं। छात्रों और कर्मचारियों को पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग करना सिखाएं, जैसे हाथ धोते समय नल बंद करना या सफाई करते समय कम से कम पानी का उपयोग करना। नंबर 4, वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन का एकत्रित करना और संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करें, जिसका उपयोग बागवानी, सफाई और अन्य गैर पेय प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। जल कुशल भू दृश्यांकन। स्कूल के बगीचे में अधिक पानी की खपत वाले पौधों के स्थान पर देसी सूखा प्रतिरोधी प्रजातियां लगाएं, जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। नंबर 6, जल उपयोग की निगरानी करें। जल की खपत पर नजर रखने और आगे सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए स्कूलों के प्रमुख क्षेत्रों में जल मीटर स्थापित करें। यह पर्यावरण को कैसे मदद करता है? मीठे पानी के संसाधनों की कमी को कम करता है। जल उपचार और वितरण के लिए आवश्यक ऊर्जा में कमी आती है, जिससे स्कूल का कार्बन उत्सर्जन कम होता है। इससे जल की बर्बादी रोकी जा सकेगी, भविष्य में उपयोग के लिए अधिक जल उपलब्ध हो सकेगा तथा स्थानीय जल निकायों पर दबाव कम होगा। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? ए मोबाइल, बी पेट्रोल, सी प्लास्टिक, डी सीमेंट। इसका सही उत्तर है बी पेट्रोल।
प्राकृतिक संसाधन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ए मनुष्य, बी मशीन, सी प्रकृति, डी उद्योग। इसका सही उत्तर है सी प्रकृति। प्रश्न का कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? ए कोयला, बी पानी, सी पेट्रोल, डी डीजल। इसका सही उत्तर है बी पानी। पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा संसाधन सबसे आवश्यक है? ए सोना, बी जल, सी हीरा, डी पेट्रोल। इसका सही उत्तर है बी जल। वनों से हमें क्या नहीं प्राप्त होता? ऑक्सीजन, लकड़ी, प्लास्टिक या जड़ी बूटियां। इसका सही उत्तर है सी प्लास्टिक। गैर नवीकरणीय संसाधनों की एक विशेषता क्या है? ए बार बार प्रयोग में आ सकते हैं, बी सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, सी हर मौसम में बदलते हैं, डी इनसे प्रदूषण नहीं होता। इसका सही उत्तर है बी सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधनों की एक विशेषता क्या है? ए बार बार प्रयोग में आ सकते हैं, सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, सी हर मौसम में बदलते हैं, डी इनमें प्रदूषण नहीं होता। इसका सही उत्तर है बी। आगे, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी प्राकृतिक गैस, डी जल। इसका सही उत्तर है डी जल। वृक्षों की कटाई से क्या हानि हो सकती है? ए वर्षा अधिक होगी, बी प्रदूषण घटेगा, सी भूमि कटाव बढ़ेगा, डी ऑक्सीजन अधिक बनेगी। इसका सही उत्तर सी भूमि कटाव बढ़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ए ताकि उनका दाम बढ़े, ताकि वे नष्ट न हो जाएं, सी ताकि उनका व्यापार किया जा सके, डी ताकि हम उन्हें भूल न जाएं। इसका सही उत्तर है बी ताकि वे नष्ट न हो जाएं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए चंद्रमा, बी तारे, सी सूर्य, डी बिजली घर। इसका सही उत्तर सी सूर्य। प्राकृतिक संसाधनों का एक उदाहरण है टीवी, बी कोयला, सी कंप्यूटर, डी बैटरी। इसका सही उत्तर है बी कोयला। वनों की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? ए ज़्यादा लकड़ी जलाना, बी पेड़ों की कटाई, सी पेड़ लगाना, डी जंगल जलाना। इसका सही उत्तर सी पेड़ लगाना। नवीकरणीय संसाधनों को फिर से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वे महंगे हैं, बी वे सीमित हैं, वे जल्दी समाप्त हो जाते हैं, डी वे प्राकृतिक चक्रों से पुनः बनते हैं। इसका उत्तर है डी वे प्राकृतिक चक्रों से पुनः बनते हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरणीय, बी कृत्रिम, सी खनिज, डी गैर प्राकृतिक। इसका सही उत्तर है ए नवीकरणीय। ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? ए मिट्टी, बी कोयला, सी रेत, डी धातु। इसका सही उत्तर है बी कोयला। हम ऊर्जा की बचत कैसे कर सकते हैं? ए लाइट जलाकर रखना, बी अधिक वाहन चलाना, सी सौर ऊर्जा का उपयोग करना, डी मशीनें हर समय चालू रखना। इसका सही उत्तर है सी सौर ऊर्जा का उपयोग करना। सभी प्राकृतिक संसाधन ए इंसान बनाते हैं, बी नष्ट नहीं हो सकते, सी प्रकृति से प्राप्त होते हैं, डी अमर होते हैं। इसका सही उत्तर है सी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। संसाधनों का अधिक उपयोग क्या कर सकता है? ए उन्हें और बढ़ा देगा, बी उन्हें सस्ता कर देगा, सी उन्हें नष्ट होने का कारण बनेगा, डी उन्हें स्थायी बना देगा। इसका सही उत्तर है सी उनके नष्ट होने का कारण बनेगा। संसाधनों का अधिक उपयोग। आगे, खाद्यान्नों से किस प्रकार का संसाधन प्राप्त होता है? ए वायु, बी जल, सी खनिज, डी ऊर्जा। इसका सही उत्तर है सी खनिज। प्राकृतिक गैस किसका उदाहरण है? ए नवीकरणीय संसाधन, बी कृत्रिम वस्तु, सी नवीकरणीय संसाधन, डी जल स्रोत। इसका सही उत्तर है सी गैर नवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 12 पृथ्वी से परे पाठ को पढ़ाऊंगी। इसका प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।